रासायनिक अभिक्रियाएं। आप चाहे 9th के स्टूडेंट हो, चाहे 10th, चाहे 12, यानी आप अगर 6 से 12 तक के अगर स्टूडेंट हैं, 6 to 12, खासकर उन बच्चों के लिए जो इस बार यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे और लगभग आपका मार्च में बोर्ड परीक्षाएं तय हैं। तो आज हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो सबसे पहले जिस तरीके से हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कि वास्तविकता में अगर हम दैनिक जीवन की बात कर लेते हैं तो दैनिक जीवन में हमारे लिए अभिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। जैसे अगर हम अभिक्रियाओं पे बात कर लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर परिभाषा की बात कर लेते हैं तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो किसी तीसरे यानी नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। एट मीन्स ये हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक बार फिर से हम आपको समझा दें, दो से अधिक पदार्थों का जब हम रिएक्शन कराते हैं, जब उनको हम मिलाते हैं तो किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं C यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी C प्लस O2, तो हमारा आ जाएगा CO2। यानी हमने एक पदार्थ हमने लिया कार्बन और दूसरा हमने लिया ऑक्सीजन। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं यानी आपस में मिलाते हैं तो एक तीसरे यानी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे हमने लिया कार्बन और ऑक्सीजन, हमें मिल गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम बात कर लेते हैं इनके, जैसे अब हम अपने घर पे कैसे यूज करते हैं, जैसे हम चीनी और पानी लेते हैं। चीनी और पानी जब हम लेते हैं तो हमें एक नया नाम वाला एक नया एलिमेंट्स यानी एक नया विलेन हमें मिलकर जाता है, जिसे हम आमतौर पे देहात की भाषा में बोलते हैं शरबत बोलते हैं। यानी आमतौर पे जब हमारे यहाँ कहने का मतलब हमारे यहाँ की जब कोई मेहमान आता है, यानी आज के आमतौर पे तो आज का जनरेशन तो जब कोई मेहमान आता है घर पे तो हम बिस्किट पानी या वगैरह मिठाई खिलाते हैं। लेकिन आमतौर पे पहले जब हमारे यहाँ हुआ करता था, जब पहले लोग आते थे तो उन्हें शरबत लोग पिलाते थे। शरबत अर्थात चीनी की मात्रा होती थी और इसमें ग्लूकोज पाया जाता है और ग्लूकोज शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की, जब हम चीनी और पानी को मिक्स कर देते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है जिसे हम लोग शरबत कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर परिभाषा की हम बात कर लेते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा होती है जब दो से अधिक पदार्थों को आपस में रिएक्शन कराते हैं या आपस में मिलाते हैं तो जब किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। इसी विधि को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है तीव्र गति से अभिक्रियाएं, मंद गति से अभिक्रियाएं। जैसे लोहे में जंग लगना, ये आपका मंद गति का अभिक्रिया होती है। अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो हम एक परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, सबसे पहले हम पॉइंटेड यहाँ नोट करते हैं अभिकारकों। अभी हम आपको बता रहे हैं कि अभिकारक क्या होते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से हम परिभाषा को रिपीट कर दे रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अभिकारक क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने रासायनिक समीकरण रिएक्शन को देखा भी होगा और समझा भी होगा। तो सबसे पहले हम एरो बनाते हैं। एरो के इस वाले पार्ट को हम अभिकारक बोलते हैं और अभिकारक यानी एरो के इधर वाले पार्ट को हम उत्पाद बोलते हैं। यानी हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, यानी इससे पहले हमने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो हमने आपको बताया था दो से अधिक पदार्थों को जब हम मिलाते हैं या उनका रिएक्शन करते हैं तो किसी नए पदार्थ का उत्पत्ति हो जाता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सेम टू सेम यही है कि जब हम अभिकारक का मतलब ये होता है कि ऐसे किन्हीं यानी कई एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनको हम मिलाकर
जब हम उनको मिला करते हैं तो किसी तीसरे नए पदार्थ की उत्पत्ति हो जाती है, किसी नया पदार्थ आ जाता है, इसी को हम उत्पाद बोलते हैं। यानी अभिकारक के फलस्वरूप, यानी किन्हीं जैसे एक पदार्थ हो गया, दो पदार्थ हो गया, कई पदार्थों को जब हम मिलाते हैं तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उनको हम अभिकारक बोलते हैं, और उन रिएक्शन के बाद प्राप्त होने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो लगभग डिक्लेयर हो गया होगा आप लोगों को कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स, यानी ऐसे पदार्थ जिनको हम मिलाते हैं और उनका हम रिएक्शन करते हैं, और जब उनसे उत्पत्ति होती है तो हमारा उत्पत्ति में जैसे जो भी उत्पत्ति, जो नया पदार्थ आ जाता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। जैसे हमने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया था कि जैसे हम अपने घर में प्रयोग करते हैं चीनी और पानी। जब हम चीनी और पानी को मिलाते हैं, यानी कहने का मतलब होता है कि बच्चे भी इस चीज को करते हैं। जब हम हमारे घर कोई मेहमान आता है तो लोग कहते हैं कि शरबत बनाओ, तो हम जब चीनी और पानी को मिलाते हैं तो चीनी और पानी हमारे लिए क्या हो गया, अभिकारक हो गया, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं आपस में, ठीक है। और नए पदार्थ क्या बना रहे हैं, शरबत, यानी उत्पाद में, यानी हमें क्या मिला, शरबत मिला। तो एक बार हम रासायनिक समीकरण की बात कर लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जैसे अगर हम बात कर लेते हैं सोडियम की, सोडियम का सूत्र होता है Na। सोडियम को हम पानी के साथ अगर रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम और पानी, तो हमारा बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH प्लस हाइड्रोजन हमारा निकलता है। अब हम इसको देखते हैं क्या यह रिएक्शन संतुलित अवस्था में है या नहीं है। सबसे पहले इस पे हम ध्यान देते हैं, इसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे कि रिएक्शन को हम कैसे संतुलित करते हैं। लेकिन अब बात इसमें आती है कि हमें देखना है क्या रिएक्शन हमारे संतुलित है या संतुलित नहीं है। हमने सोडियम, यानी इसको बोलते हैं सोडियम, ये आपका हो गया Na सोडियम, और ये हो गया H2O यानी पानी। जब सोडियम और पानी यानी क्या हो गया, ये अभिकारक हो गए, सोडियम और पानी इसके लिए क्या हो गया, इस रिएक्शन के लिए अभिकारक हो गए, और हमारे उत्पाद में क्या आ रहा है, NaOH प्लस H2 यानी हाइड्रोजन आ रहे हैं हमारे, तो ये इसके लिए उत्पाद का काम कर रहा है, ये इसकी उत्पत्ति हो रही है। यानी सोडियम और जब हम जल को मिलाते हैं, सोडियम और जब हम जल को मिलाए, यानी यहाँ देख सकते हैं आप लोग, सोडियम और जल को मिलाए तो उत्पत्ति में हमें मिल गया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारा हाइड्रोजन मिल गया। अब हमें ये देखना है कि क्या यह रिएक्शन संतुलित है या संतुलित नहीं है। तो हमें देखना है, हम अनुमानित विध से इस बात को हम बात करते हैं, अनुमानित विध से हम इसको देखते हैं। तो हम अगला वीडियो इस पे ही बनाएंगे कि हम रिएक्शन को कैसे संतुलित करेंगे। अब देखिए सोडियम है हमारे पास, यहाँ देखिए एक सोडियम है, यहाँ सोडियम है, सोडियम तो हमारी संतुलित अवस्था में, कोई दिक्कत नहीं है सोडियम को लेकर। लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 1 3 है, तो यहाँ हाइड्रोजन संतुलित अवस्था में नहीं है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को ही संतुलित करते हैं। तो हम क्या कर दें, यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमारा 2 Na हो गया। और हम यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 Na यहाँ भी हो गया। लेकिन अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन हमारा 2 और 2 4 हो गया। तो हमें अगर हम यहाँ से यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन भी हमारा 2 दूना 4, और यहाँ देखिए 2 और 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी हमारा 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए, और यहाँ भी हम देखते हैं 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। और अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो 2 सोडियम यहाँ है तो 2 सोडियम यहाँ भी है, और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है। तो यहाँ से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है, और हमें दिखाई देता है कि दोनों रिएक्शन, यानी ये जो अभिकारक है इसको बोलते हैं, इस दोनों प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, और जो यहाँ उत्पत्ति हो रही है दोनों प्रोडक्ट, इसको हम उत्पाद बोलेंगे। इन दोनों में हमें ये देखना है कि दोनों का मैक्युलर, यानी जो इक्वल्सी बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ, यानी अभिकारक और उत्पाद भी में दोनों जो पदार्थ होते हैं वो उनके जो द्रव्यमान होने चाहिए ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों का इक्वल्स है, दोनों बराबर है, इसलिए यह समीकरण हमारा सत्य है। और रासायनिक समीकरण में हम बात कर लेते हैं।